तो दोस्तों आज मैं एक नई नेटफ्लिक्स सीरीज को खास तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको आप काफी एंजॉय करेंगे। इस सीरीज का नाम है बेताल, जो कि 24 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है काफी सारी भाषाओं में, जिसके अंदर टोटल 4 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है पैट्रिक ग्रैम और निखिल महाजन ने। अब दोस्तों इस सीरीज में खास बात यह है कि इस सीरीज को दिव्यांशु भाई AKA हॉन्टिंग ट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसके तहत शुरू के 2 एपिसोड्स मैं एक्सप्लेन करूंगा और आखिरी के 2 एपिसोड्स हॉन्टिंग ट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेक श्योर कि आप उनके चैनल पर जाकर आखिरी के 2 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, अदरवाइज आप इस सीरीज की एंडिंग को मिस कर देंगे। और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। वीडियो देखने के बाद आप हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हॉरर जॉनरे से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहां मिलती रहेंगी। मेक श्योर कि आप दोनों वीडियोस को ही लाइक करें और सबके साथ में शेयर करें। और दोस्तों यहाँ पर हम इस सीरीज की रेटिंग्स वगैरह के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि रेटिंग के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन रोज की रोज आ रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है निल्जा विलेज के कुछ लोगों को दिखाते हुए, जो कि लॉर्ड बेताल की पूजा शांति बनाए रखने के लिए कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत जिसको मौसी के नाम से जाना जाता है, वो उसको बलि दिए गए गोट का खून पिलाते हैं और वही खून बेताल की मूर्ति को भी पिलाया जाता है, जिसके चलते मौसी उस मूर्ति का हाथ पकड़ के उससे जुड़ जाती है और बेताल से बात करती है। लेकिन यहाँ पर बेताल की मूर्ति के साथ एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि उसने एक टोपी पहनी है जो कि थोड़ा वियर्ड था, और इसके पीछे का राज कुछ वक्त में खुलेगा। अब बेताल मौसी को फ्यूचर का एक विजन दिखाता है कि शहरी लोग एक टनल को तोड़ देंगे जिससे बहुत तबाही फैलेगी, जिसके चलते वो मौसी को अपने काबू में कर लेता है। और हम मौसी के रूप में बेताल को देखते हैं, जो कि गांव वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, बट सभी लोग बेताल की मूर्ति को ढक देते हैं, जिससे उनके बीच का कनेक्शन टूट जाता है। और मौसी बस एक ही बात कहती है कि शहरी लोगों को टनल तोड़ने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट डे हम अजित नामक बिल्डर, उसकी बीवी शकुंतला, बेटी सानवी और साथी बुन्नू को देखते हैं, जो कि CM के असिस्टेंट के साथ में हैं। अजित निल्जा विलेज को हटाने और बेताल पहाड़ के टनल को खोलने का काम करवा रहा था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा 1850s में बनाई गई थी। बेसिकली यहाँ पर एक हाईवे बनने वाला था, जो कि निल्जा विलेज बेताल पहाड़ से होता हुआ शहर की तरफ कनेक्ट होता। अजित इस काम को पूरा नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि यहाँ के गाँव के लोग ऐसा होने नहीं दे रहे थे। इस काम को पूरा करने के लिए उसके पास बस 24 घंटे ही थे, क्योंकि अगले ही दिन वहां पर CM अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ आने वाले थे और फिर मॉनसून का महीना भी शुरू हो जाता, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। बट अजित CM के असिस्टेंट को प्रॉमिस करता है कि कल तक ये सब काम पूरा हो जाएगा। अब सानवी, उसकी माँ और बुन्नू टनल के पास एक ब्रिटिश कर्नल जॉन लाइनडॉक का एक मॉन्यूमेंट देखते हैं, और वहाँ कई सारे जानवरों की बलि भी दी गई थी ऐसा दिखाई देता है। और ये गोट वही है जिसको इन गांव वालों ने एज अ सैक्रिफाइस लास्ट नाइट दिया था। खैर इस काम को अंजाम देने के लिए अजित इन गांव वालों को नक्सल्स, बेसिकली टेररिस्ट बता देता है, और मीडिया में ये खबर फैल जाती है, जिसके चलते इस मुद्दे पर डिबेट होने लगती है, जहां पर CIPD बास स्क्वाड कमांडेंट त्यागी सभी को समझाती है कि वो सब नक्सल्स हैं और डेवलपमेंट रोक रहे हैं, जिसके चलते उनको एक्शन लेना होगा। दूसरी तरफ हम सेकंड इन कमांड विक्रम सिरोही को देखते हैं, जो कि त्यागी को बहुत मानता था और उनके सारे ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करता। थ्रू आउट द मूवी उसको एक छोटी बच्ची दिखाई देती रहती है, जिसके लिए उसके मन में कुछ गिल्ट भी रहता है। अब बास स्क्वाड के अंदर मेन ऑफिसर्स थे विक्रम सिरोही, उसकी दोस्त DC आलूवालिया, शॉर्ट फॉर्म में आलू, असद अकबर और उसका कजन नादिर हक, जिसने अभी अभी बास स्क्वाड को ज्वाइन किया था। और वो सिरोही का बहुत बड़ा फैन था, बट वो सच्चाई से काफी दूर था। खैर अब पूरा बास स्क्वाड अजित और कमांडेंट त्यागी के ऑर्डर के चलते सीधा निल्जा विलेज को खाली कराने के इरादे से निकल पड़ता है, और वो किसी तरह से सभी गांव वालों को मार पीट के गांव को तो खाली करवा लेते हैं, ताकि उनको रीलोकेशन कैंप्स में ले जाया जा सके। बट इसी बीच पुनिया और उसका पति भागकर सीधा मौसी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हम जमीन पर कुछ येलो लाइंस और वूडू करने की चीजें देखते हैं।
अब जब बास स्क्वाड बेताल पहाड़ के टनल के सामने पहुंचते हैं तो वहां पर 10 लोग इंक्लूडिंग मौसी खड़ी हुई थी, जो कि उन सभी को इस चीज की चेतावनी देती है कि ये जगह श्रापित है और अगर ये टनल खुली तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब यहाँ पर सिरोही और अलू कंफ्यूजन में थे क्योंकि उनको ये बताया गया था कि ये सब नक्सलवादी हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट सीन ये था कि त्यागी अजित से पैसे लिया करती थी इस तरह के गलत कामों को अंजाम देने के लिए। अब त्यागी और सिरोही इन लोगों को मारने से मना करते हैं क्योंकि वो लोग फायर नहीं कर रहे थे। तो अजित बुन्नू के साथ मिलकर एक जगह पर ब्लास्ट करवा देता है जिससे उनको ये लगता है कि ये सब गांव वालों का काम है और बस तभी बास स्क्वाड उन सभी पर गोलियां चला देता है, जिसके चलते 10 में से 8 लोग मारे जाते हैं, जिसमें मौसी भी एक थी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ पुनिया और उसका पति बचता है जिनको वो बंदी बनाकर मारने के लिए ले जाने लगते हैं और बस इस टनल को खोल दिया जाता है, जिसको लेकर पुनिया उन सभी को चेतावनी देती है लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। अब इस टनल के अंदर काफी सारे वर्कर्स जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही वर्कर वापस आता है जिसको किसी ने बुरी तरह से घायल कर रखा था। लाइक उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ गए थे, जिसको देखकर सानवी बहुत तेज चिल्लाती है एज वो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब इस चीज के चलते पुनिया और उसके पति को मीन टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इस टनल के अंदर बास स्क्वाड की कमांडेंट त्यागी कुछ ऑफिसर्स के साथ जाती है, इंक्लूडिंग चंद्रन त्रिपाठी विद नाइट विजन कैमरास, जो कि आलो के लैपटॉप से कनेक्टेड थे। अब टनल के अंदर जाते ही ना तो कैमरा ठीक से काम करते और ना ही वॉकी टॉकीज, एज इफ की कोई फोर्स सिग्नल से इंटरफेयर कर रही हो। अब अंदर कमांडेंट त्यागी को कोई खड़ा हुआ नजर आता है और जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ता है तभी अचानक से ही एक एक करके सभी ऑफिसर्स के कैमरा बंद हो जाते हैं। अचानक से ही टनल से घायल चंद्रन और त्रिपाठी ही वापस आते हैं जिनको कुछ भी याद नहीं था और कमांडेंट त्यागी भी वहां पर नहीं थी। सिरोही यादव को पुनिया और उसके पति की जिम्मेदारी देकर इस टनल में जाने का फैसला करता है, जिसके साथ हक भी अंदर जाने की जिद करता है और सिरोही इस बात के लिए मान जाता है, जबकि उसका कजन असद इस चीज के लिए रेडी नहीं था। अब टनल के अंदर पहुंचकर उनको त्यागी मैम वहीं गिरी हुई दिखाई देती है, जो कि समहाउ अचानक से ही बूढ़ी हो गई थी, व्हाइट हेयर एंड व्हाइट आईब्रोज। वो उनको ऊपर की तरफ देखने के लिए कहती है और वो जो देखते हैं वो काफी शॉकिंग था। वहाँ ऊपर की तरफ उनको ज़ॉम्बी सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिनकी आंखें लाल और बड़े बड़े दांत थे। वो वहाँ से त्यागी को लेकर किसी तरह से भागने की कोशिश करते हैं, बट उसी बीच हक को एक ज़ॉम्बी सोल्जर उसके पैर पर काट लेता है। बट फिर भी किसी तरह से सिरोही उन दोनों को लेकर बाहर आता है और सभी से भागने को कहता है। एस टनल से बाहर कई सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स आते हैं जो कि उन पर गन फायर करने लगते हैं। ये सब छुप छुपाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जिस बीच यादव को घायल करके पुनिया और उसका पति कहीं भाग गए थे। अब सिरोही इस इलाके का मैप देखता है तो उसको ये पता चलता है कि यहाँ जंगलों के अंदर ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए पुराने बैरक्स हैं, जिसके अंदर ये सब जाने का फैसला करते हैं। दो असद इन सभी चीजों के लिए बस सिरोही को ही ब्लेम करता रहता है। खैर बैरक की तरफ जाते समय इनको जलते हुए पुतले और एक येलो लाइन दिखाई देती है। ये सब इस ओल्ड बैरक के पास पहुंच जाते हैं जिसको पुनिया और उसके पति ने अंदर से बंद कर रखा था और वो बस यही बोलती है कि अंदर आना खतरे से खाली नहीं होगा। और पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स इन पर फायर करने लगते हैं, जिस पर सिरोही बस टनल वाले सीन को सोचता रहता है कि क्या उसने जो देखा था वो सच है या फिर बस वो एक धोखा है। और दोस्तों यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड से हम ये जान पाए हैं कि बेताल पहाड़ की टनल श्रापित है, जिसकी रक्षा निल्जा विलेज वाले कई सालों से कर रहे थे। बट सीएम को यहाँ पर एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करवाना था जिसकी जिम्मेदारी अजित को दी गई थी और उसके पास 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ था इस काम को पूरा करने के लिए, जिसके चलते वो त्यागी की मदद लेता है। अब बास स्क्वाड की कमांडेंट त्यागी काफी पहले से अजित के साथ पैसों के लिए काम करती आ रही थी और उसकी टीम को इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं था। सिरोही के लिए बस त्यागी ही उसकी लीडर होती है और वो बस ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है विद हिज टीम। अब किसी तरह से ये सब टनल को खोल देते हैं और जो श्राप वहां पर बंद था वो खुल जाता है, जिसके चलते इन सभी पर अंग्रेजों के जमाने के ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। अब आगे सेकेंड एपिसोड में हम ये देखते हैं कि इन ज़ॉम्बीज के गन से निकली हुई गोली अजित की बीवी को लग जाती है, जिसके चलते आलोक गुस्से में बैरक के गेट पर गन फायर करके फोर्सफुली उसको खोल देती है और फिर सभी को अंदर ले जाया जाता है, जिस दौरान पुनिया और उसका पति अजित की बीवी की बॉडी को अपने साथ ले जाकर एक रूम के अंदर लॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अलू पूरे बैरक को कैमरा के जरिए सर्विलियंस में ले लेती है ताकि जिस चीज से वो डील कर रहे हैं वो उस पर नजर रख पाए।
हक अपनी इंजरी के कारण बेहोश हो गया था और यादव उसको किसी तरह से होश में लाता है। उसकी मरहम पट्टी की जाती है और हक को इस लेग बाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसका कजन असद यहाँ पर आकर उसको संभालता है। अब सानवी अपनी माँ को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी तो सिरोही पुनिया के पास जाता है, बट वो गेट को खोलने से मना कर देती है। इसी बीच हम अजित और बुन्नू को आपस में बात करते हुए सुनते हैं कि वो सब कुछ बा स्क्वाड को बताना चाहता है, बट अजित बुन्नू को रोक देता है कि ऐसा कुछ भी मत करना और इनको गलत फहमी में ही रहने दो। यहाँ पर सानवी ने सब कुछ होते हुए देखा था और ये सारी बातें भी उसने सुन ली थी। इन सभी को ये भी पता चलता है कि इनको मारने के लिए जो बुलेट यूज की गई है वो एक मस्केट राउंड है जो कि कई सौ साल पुरानी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पुनिया, उसके पति कमांडेंट त्यागी और सिरोही को छोड़कर सभी को ये लग रहा था कि ये सब गांव वालों का काम है। खैर, अब यादव के साथ सभी मिलकर त्रिपाठी और चंद्रन की डेड बॉडीज को वॉशरूम में रखवा देते हैं ताकि वो उनको एनालाइज कर सके। सिरोही अब त्यागी मैम से बातचीत करता है और त्यागी मैम अचानक से ही बात करती है और बताती है कि मैंने उसको देखा, उसने मेरे से बात करी और एक सोल्जर की तरह अपना टास्क पूरा करने को कहा। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है और उसने बाहर की दुनिया बहुत समय से नहीं देखी है। अब जितने में वो इस पर्सन का नाम बताती वो फिर से चुप हो जाती है। मीनवाइल बाहर सिरोही वॉकी टॉकी के जरिए दूसरी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तभी सिरोही की असद के साथ बहस होने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, बट तभी कमांडेंट त्यागी अजीब सी आवाज निकालती है और हम वॉकी टॉकी से किसी की आवाज को सुनते हैं जो कि ये कहता है कि सानवी को उसको दे दिया जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। यहाँ पर सानवी की हालत काफी ज्यादा खराब थी तो हक को उसकी देखभाल के लिए वहीं रूम के पास में बैठा दिया जाता है और हम ये देखते हैं कि हक का जो घाव है वो बद से बदतर होता जा रहा था, जिसके चलते उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तभी वॉशरूम के अंदर हम ये देखते हैं कि चंद्रन और त्रिपाठी की डेड बॉडीज खुद पे खुद यादव के पीछे आकर खड़ी हो गई हैं और बस एक गन फायर की आवाज सभी को सुनाई देती है, जिसके चलते सब वॉशरूम में जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि यादव ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन उसके स्टमक से सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ गए थे। अब यहाँ पर उसने खुद को गोली इसलिए मारी होगी ताकि वो भी इन डेड बॉडीज की तरह ही जिंदा लाश न बन जाए। वॉशरूम से चंद्रन और त्रिपाठी की डेड बॉडीज भी गायब थी, जिसका इल्जाम फिर से पुनिया और उसके पति पर लगता है। तो सिरोही उस रूम के गेट को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करता है विद ए फायर ब्लोगन, बट पुनिया दरवाजा खोल देती है और दराती के जरिए उसको एक होस्टाइल बना लेती है ताकि वो कुछ भी ना कर पाए। वो दोनों अब एक नॉर्मल टर्म्स पर आते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं करेंगे और तब जाकर पुनिया उसको राज की बातें बताती है, यानी कि असली पत्ते खोलती है। वहां अंदर पुनिया ने सानवी की माँ को कीलों की मदद से रोका हुआ था, क्योंकि उसका ये कहना था कि ये सब कुछ कर्नल लाइन डॉग का करा धरा है और वही तो बेताल है। उसकी फौज यानी कि इन ज़ॉम्बीज की गन से निकली हुई बुलेट शैतानी बुलेट है और वो जिस किसी को भी लगती है वो एक इन्फेक्शन या फिर वायरस के जरिए उसकी फौज में शामिल हो जाता है। एंड सेम गोज विद द बाइट मार्क। अगर किसी इंसान को उसकी फौज ने काट लिया तो वो भी उसके जैसा ही बन जाता है। तभी तो त्रिपाठी और चंद्रन की डेड बॉडीज खुद पे खुद गायब हो गई थी और हक के अंदर भी यही इन्फेक्शन फैल रहा था। बेसिकली उनकी सोल भी करप्ट हो जाती है। लेकिन पुनिया का ये कहना था कि वो यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि उसने बाहर कुछ पुतले जलाए हैं विच इज काइंड ऑफ वुडू मैजिक, और वो येलो लाइन कुछ और नहीं बल्कि हल्दी, नमक और भभूत का मिश्रण है, जिससे कि वो यहाँ पर महफूज रहेंगे। तो यही कारण था कि सोल्जर्स इस बैरक के अंदर नहीं जा पा रहे थे और कैमरा के अंदर भी उनको कोई हलचल इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी। दे वर हाइडिंग इन द फॉरेस्ट। बट पुनिया ये कहती है कि बैरक के अंदर जो इन्फेक्टेड सोल्जर्स हैं उनको सिरोही को जलाना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब बस सिरोही को उसकी बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि टनल के अंदर वाली कंफ्यूजन जो थी वो अब दूर हो गई थी। सिरोही पुनिया से कैरोसिन ऑयल लेकर यादव को जला देता है। अब पुनिया की सारी बातों को सिरोही बाहर जाकर सभी को बताता है तो वो उसको पागल बताने लगते हैं कि उसको आराम की जरूरत है और वो सब 15 मिनट में वहां से बाहर निकलेंगे। उनको अभी भी यही लग रहा था कि ये सब इन गाँव वालों का काम है। मीनवाइल हम सानवी के पिता अजित को देखते हैं जो कि वॉकी टॉकी के जरिए कुछ वॉइस मैसेजेस भेज रहा था कि वो एक डील करने को तैयार है, और तभी हम उसके पीछे से त्यागी को कहीं जाता हुआ देखते हैं और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। और त्यागी इस कर्नल के द्वारा लिखी गई किताब की एक लाइन पढ़ती है कि उसको हमेशा ये लगता था कि बेताल श्राइन एक मजाक है, बट ये सब कुछ तो सच निकला और अगर वो बेताल की ताकत को पा सका तो वो गॉड से भी ऊपर हो जाएगा।
इस किताब को अब अजित पढ़ने लगता है इन फ्रंट ऑफ त्यागी। खैर सिरोही अब सीधा सानवी के रूम में जाता है जहाँ पर वो हक को अपने साथ चलने को बोलता है और वो उसको एक इंजेक्शन देकर बेहोश करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर असद आकर सिरोही को नॉकआउट करके वहीं बाथरूम में बांध देता है और उसके बिना ही सबको बाहर चलने को बोलता है। अब उसी वक्त हम ये देखते हैं कि हक खून की उल्टियां वॉशरूम में कर रहा था क्योंकि वो भी अब इन्हीं ज़ॉम्बीज में से एक बन गया था। दूसरी तरफ सानवी के रूम में उसके ऊपर त्रिपाठी और चंद्रन हमला कर देते हैं बट सिरोही खुद को बेड़ियों से छुड़वाकर सानवी की मदद करता है। पुनिया अचानक से ही वहाँ पर आ जाती है और गेट को बंद करने में सिरोही की हेल्प करती है क्योंकि वो इस बच्ची को कर्नल के हवाले करने नहीं दे सकती थी, जिसका राज एपिसोड 3 और 4 में खुलेगा, तो मेक श्योर यू वॉच इट। सिरोही को फिर से अपना पास्ट याद आता है, यानी कि वो छोटी लड़की, और बस वो सानवी से प्रॉमिस करता है कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देगा। अब ये सब बाहर जाते हैं और सभी को सच्चाई बताते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पजेस्ड हुआ हक आता है जो कि अपने भाई को सभी को मार देने के लिए उकसाने लगता है एज वो इस कर्नल के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। और दोस्तों त्यागी मैडम जो है वो भी इस कर्नल के ही पोजीशन में थी। उसने टनल में एक टोपी पहने हुए डीमन को देखा था तो वो ये कर्नल ही था। तो इस मूर्ति के सर पर टोपी होने का यही राज है, कर्नल के रूप में बेताल। अब यहाँ पर बाहर सिरोही कौशल को हक की पल्स चेक करने को बोलता है क्योंकि ज़ॉम्बीज की कोई भी पल्स नहीं होती, लेकिन असद इस चीज को होने नहीं दे रहा था। तो तभी पुनिया हल्दी वाला भभूत हक के चेहरे पर फेंक देती है जिससे उसका चेहरा जल जाता है और वो अपने असली रूप में आकर सीधा कांजी को जान से मार देता है। लेकिन ये सब किसी तरह से उसका चेहरा एक कपड़े से पकड़कर उसको बांध देते हैं और तब जाकर सबको यकीन होता है कि ये बेताल और उसका श्राप बिल्कुल असली है। अब वहाँ अचानक से ही बारिश होना शुरू हो जाती है जिसके चलते पुतले की आग और हल्दी वाला भभूत मिट जाता है और पुनिया सभी को ये कहती है कि अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि अब कर्नल की आर्मी उनको तबाह कर देगी। और बूम, सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली श्रापित टनल के अंदर कर्नल ने किसी तरह से बेताल कर्ज को खुद के लिए इस्तेमाल किया है और अब वो और उसकी आर्मी इंसानी मांस के लिए भूखी थी। हाईवे बनाने के चक्कर में अब इन सब की हालत बुरी हो गई। त्यागी और उसकी टीम को उसका लालच बर्बाद करेगा। अब इन ज़ॉम्बीज से बचने के दो रास्ते हैं जिसमें से पहला है हल्दी नमक भभूत का मिश्रण और एक और रास्ता है बट वो हॉन्टिंग ट्यूब चैनल पर आपको जानने को मिलेगा। इन ज़ॉम्बीज के काटते ही इंसान ज़ॉम्बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और ये कर्नल हिप्नोटाइज करके भी इंसान को पजेस कर सकता है जैसे कि त्यागी को किया गया है। तो दोस्तों ये थे बेताल सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज है। अभी तो इस कहानी में तड़का लगना बाकी है जहाँ पर आपको और भी राज और कर्नल की शक्तियाँ पता चलेंगी, जिसके लिए अब आपको आगे के एपिसोड्स की कहानी दिव्यांशु भाई समझाएंगे। उनकी वीडियो का लिंक आपको आई बटन, कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही रोचक कहानी आगे की होने वाली है तो जल्दी से जाकर उनकी वीडियो को आप देख लो। अब यहाँ पर मैं आपको अपना वर्डिक्ट, रिव्यू और ओपिनियन इस सीरीज के बारे में देता हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट होगा। इस सीरीज के अंदर सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव चीजों के बारे में। आई फेल्ट कि कैरेक्टर्स ने उतनी जबरदस्त एक्टिंग नहीं की जितनी होनी चाहिए थी। अब अगर आप सभी ने ऐसी कोई सीरीज या कॉन्सेप्ट पहली बार देखा होगा तो आपको बहुत मजा आएगा और हो सकता है कि ये सीरीज आपकी फेवरेट बन जाए। लेकिन जिसने आर्मी ऑफ द डेड, डेड स्नो जैसी फिल्में देखी होंगी उनको ये सीरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी एज प्लॉट में कुछ नया नहीं था। पर्सनली मैं इस सीरीज को 5 स्टार्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 10 एंड प्लीज इस सीरीज को तुम्बाड़ जैसी यूनिक और मास्टरपीस मूवी से कंपेयर ना करें। वो इससे लाख गुना अच्छी है एज मैं बेताल सीरीज जैसे कॉन्सेप्ट की मूवीज काफी देख चुका हूँ। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज और उनका मेकअप भी कुछ खास अपीलिंग मुझे नहीं लगा। इट वॉज लाइक कि उन्होंने अपनी आंखों में LED बल्ब्स लगा रखे थे। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री बेताल या फिर वेताला से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है और कुछ चीजें सही दिखाई गई हैं। तो वेताला है क्या? तो इस चीज को आप वेस्टर्न माइथोलॉजिकल ज़ॉम्बीज से कनेक्ट कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब ये वेताला किसी भी डेड बॉडी को अपने शिकंजे में लेता है तो वो डेड बॉडी सड़नी बंद हो जाती है और वो वेताला के हिसाब से काम करती है और अपना शिकार ढूंढती है। एक वेताला इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किसी भी डेड बॉडी को अपनी मर्जी से काबू और छोड़ सकता है।
और यही कारण था कि ये जो कर्नल है वो आसानी से सभी को कंट्रोल कर पा रहा था। तो आई होप आपको इंडियन हिस्ट्री से कनेक्शन भी समझ आया होगा। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि मेन हीरो इसमें विक्रम सिरोही था और विलन बेताल। तो आपको विक्रम बेताल की कहानी का रेफरेंस जरूर याद आया होगा। मतलब मैंने अपने बचपन में काफी सारी विक्रम बेताल की कहानियां देखी थी। एंड दोस्तों आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इसके अंदर इंक्लूडेड थे एंड देन ऑल्सो इन्होंने ऐसा कुछ तैयार किया। इस सीरीज के अंदर काफी कुछ इंटरेस्टिंग किया जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से ये सीरीज वन टाइम वॉचेबल है और कोई खास याद के तौर पर आपके दिमाग में भी ये नहीं रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इस तरह की मजेदार कोलैब्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी। I would like to thank Haunting Tube channel owner दिव्यांशु भाई for this awesome collaboration। फ्यूचर में भी ऐसी बढ़िया कोलैब्स की मैं उम्मीद करता हूँ ताकि व्यूअर्स को हॉरर जॉनरे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती रहें। और दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी, आप अपनी ओपिनियन भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए